देखिए बेटा, है ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे थे और ऑक्साइड्स में आपको इतना बता दिया गया था कि ये एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कौन होंगे और इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। ये जो पॉइंट अभी हम देख रहे हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। बेटा, मैंगनीज का +7 या फिर क्रोमियम का +6 वाला जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा? एसिडिक। पर है ना, जब पीरियोडिक टेबल में हमने इसका नेचर देखा था कि एसिडिक है, तो हमें ये नहीं पता था कि एसिडिक क्यों है। तो मैंने बोला था किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर, हाइड्रोलाइसिस टॉपिक अब हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। जब आप इस Mn2O7 को पानी में मिलाओगे तो जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा +7 वाला, और +7 में मैंगनीज का जो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा? HMnO4। जैसे कि क्लोरीन का ऑक्सी एसिड HClO4 बनता है, क्लोरीन +7 और मैंगनीज +7 की कहानी एक जैसी होगी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? HMnO4। HMnO4 की अगर हम बात करें, याद करो हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। वैसे ये +7 वाला क्या कहलाएगा? जैसे वहां परहेलिक आता था, यहां पर मैंगनिक एसिड आएगा। ये ऑलरेडी अपन पीरियोडिक टेबल में भी लिख चुके हैं, लेकिन एक बार और इसको समझ लें, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं आगे। अच्छा, एक और बात बताइए, इक एसिड का आयन क्या होता है? 8। तो जब आप इसका आयन बनाओगे तो H+ अलग हो जाएगा और MnO4- अलग हो जाएगा, और MnO4- आयन का नाम क्या हो जाएगा? पर मैंगनेट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रोमियम +6 का जो ऑक्साइड है, इसको पानी में डालने पर आपको इसको सल्फर की तरह ट्रीट करना है। और बेटा, सल्फर का +6 मतलब इक एसिड, और सल्फर का इक एसिड कौन सा बनता है? H2SO4। तो वैसे यहां पर क्या बन जाएगा? H2CrO4। लेकिन याद करिएगा, सल्फर के +6 में दो एसिड्स की बात कर रहा हूं, पेरेंट नहीं, दो एसिड्स की बात कर रहा हूं। एक तो सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, और एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मीनिंग क्या है? 2 मोल से अपन बनाते, या फिर उसको अपन डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते थे। तो यहां पर क्रोमियम को जब पानी में आप मिलाते हो ना, तो पानी में मिलाने पर 2 तरह के एसिड्स आपको मिलेंगे, एक तो क्रोमिक एसिड और एक डाइक्रोमिक एसिड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्रोमिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइक्रोमिक एसिड। ये दोनों मिलते हैं, और इन दोनों में से कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा और कोई एक माइनर होगा। लेकिन वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो थोड़ी देर के बाद जब हम K2Cr2O7 पढ़ेंगे तब आ जाएगा। और वो मेजर या माइनर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा मीडियम पे। हाँ, पीएच की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि भाई एसिडिक मीडियम दिया है या अल्कलाइन मीडियम दिया है। एसिडिक मीडियम देने पर ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और अल्कलाइन मीडियम देने पर ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने दोनों को लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोमियम +6 में है, यहाँ पर भी क्रोमियम +6 में है। इक एसिड का आयन 8 बनेगा तो क्रोमिक एसिड का आयन क्रोमेट, और डाइक्रोमिक एसिड का आयन डाइक्रोमेट बनेगा। ठीक है, तो पहले तो ये 2 रिएक्शंस नोट करिए, फिर आते हैं V2O5 पे। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। V2O5 पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। V2O5 की अगर हम लोग बात करें तो V2O5 में क्या क्या पॉइंट एनसीईआरटी में देखा। देखो, कल मैंने आपको बोला था हमें 3 एलिमेंट्स के बारे में मेनली पढ़ना होगा। एक तो वेनेडियम है, क्रोमियम है और एक मैंगनीज है। क्रोमियम और मैंगनीज के कंपाउंड आगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में भी आ जाएंगे, बट वेनेडियम की कहानी यहाँ शुरू कर रहे हैं और यहीं पे खत्म करेंगे। और वो कहानी क्या है, ध्यान सुनिएगा। V2O5 जो है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखते हैं। एक बार बताओ, वेनेडियम यहाँ पर +5 में है या नहीं है? और +5 का ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? एसिड है। लेकिन एनसीईआरटी लिखता है V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक। पहले ये पॉइंट लिखिएगा नोट बना के, V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक। V2O5 is amphoteric but mainly acidic. V2O5 is amphoteric but mainly acidic. अब देखो एक बात समझिएगा, वैसे तो V2O5 को एसिडिक होना चाहिए था, वो है भी, लेकिन साथ ही साथ कैसा है? एम्फोटेरिक।
एग्जाम में आपसे पूछा जाए V2O5 कैसा है, तो उसका आंसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसको एम्फोटेरिक भी काउंट कर सकते हैं और उसको एसिडिक भी काउंट कर सकते हैं। पर अगर ये पूरा स्टेटमेंट आ जाए V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या कहना चाहता है इस लाइन में उसको समझ लेते हैं। एम्फोटेरिक होने का मतलब जिसके अंदर एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। लेकिन कोई भी चीज अगर एम्फोटेरिक है तो उसके अंदर एसिडिक और बेसिक चीज बराबर नहीं होगी, मतलब दोनों के जो कैरेक्टर होते हैं वो बराबर नहीं होते। जैसे हम मेटलॉइड्स की बात करते थे जब भी तो मेटलॉइड क्या होता है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेट करता है। वैसे अगर कोई चीज एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर 50% एसिडिक कैरेक्टर और 50% बेसिक कैरेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में से कोई एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेट करता है। और V2O5 में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करते हुए पाया गया बेटा, एसिडिक। तो यही कह रहा है इस लाइन में कि V2O5 इज एम्फोटेरिक बट मेनली एसिडिक। ठीक है, अब एक और बात समझिएगा, V2O5 जो है ना, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन शो करेगा और ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप इसको एसिडिक मीडियम में ले जाओगे और या फिर जब इसको बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में ले जाओगे तो क्या होने वाला है, ध्यान सुनना बेटा। अगर कोई चीज मान लो ये बेसिक है पहले, तो बेस होके एसिड से रिएक्शन करेगा, और अगर ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, है ना। तो एसिड बेस की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। ठीक है, अब एक बात समझना, सॉल्ट एनालिसिस का जो पहला लेक्चर था वहां पर सॉल्ट के बारे में हमने बात करी थी कि सॉल्ट में एक होता है बेसिक रेडिकल और एक होता है एसिडिक रेडिकल, या एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। केटायन कहां से बनता है, एसिड से या बेस से, बेस से। केटायन इज ऑल्सो नोन एज बेसिक रेडिकल। बेटा एसिड से आपको एनायन मिलेगा और यहां से आपको केटायन मिलेगा। अगर इन दोनों में से इसको बेस की तरह काम करना है और इसको एसिड की तरह काम करना है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें यहां से आएगा केटायन और यहां से आएगा एनायन। और जब यहां पर ये बेस होगा और ये एसिड होगा, तो बेटा यहां से आएगा, बेस से आएगा केटायन, जो इसके साथ जो भी केटायन होगा, और यहां से क्या आएगा, एनायन। तो एक बात लिखता है एनसीईआरटी की, V2O5 being amphoteric in nature reacts with acid as well as bases to produce। ठीक है, तो एक बात समझना, एसिड देगा एनायन, ये क्या देगा, केटायन। जब ये केटायन देगा तो इसका जो केटायन बनेगा वो बनेगा VO2 प्लस। और VO2 प्लस में आप वेनेडियम की स्टेट देखिए कितनी है, स्टेट बताओ, यही निपट जाओगे। ठीक है ना, क्या है स्टेट, +5। देख लो एक बार आराम से, हो सकता मैंने ही गलत लिख दिया, हो सकता होने में क्या है। हाँ ठीक है, अब यहां पर +5 आ रही है ना, तो ये क्या है, इस जब ये बेस की तरह काम करेगा तो ये इस केटायन को प्रोड्यूस करेगा, और इस एसिड में जो भी एनायन होगा, Cl होगा, H2SO4 का SO4 होगा, वो इसके साथ चिपक जाएगा। और जब इसका रिएक्शन किसी बेस से कराओगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, और एसिड क्या बनाने का काम करेगा, एनायन। तो यहां पर आपको एक एनायन मिलेगा और वो एनायन मिलेगा VO4 3-। जहां पर आप अगेन वेनेडियम का स्टेट देखोगे तो वेनेडियम कौन से स्टेट में, +5। मतलब V2O5 एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्ट करेगा, और दोनों में एक जगह ये केटायन का फॉर्मेशन करेगा, एक जगह एनायन का फॉर्मेशन करेगा। दोनों प्रोडक्ट में ये +5 था तो +5 वाला ही केटायन बनाता है और +5 वाला ही एनायन बनाता है। रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ना, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिएगा यहां पर एक और पॉइंट आपके सामने लिखा है, टर्म आ रही है मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। मिक्स्ड ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो क्या है मिक्स्ड ऑक्साइड, आयरन का एक ऑक्साइड आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, दैट इज Fe3O4। ठीक है, अब Fe3O4 की अगर हम लोग बात करें तो Fe3O4 में अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाते हो, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट बी X, तो यहां पर आएगा +8/3। और आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या तो वो +2 होता है या +3 होता है, +8/3 तो एटलीस्ट नहीं होता। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, ये आपको रेडॉक्स में भी दे रखा है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से। तो यहाँ पर ये अकेला आयरन 8/3 में नहीं है, एक्चुअल में ये 2 आयरन का कॉम्बो है। और ये 2 आयरन का अगर कॉम्बो है तो ध्यान सुनिएगा,
यहां पर FeO भी है और यहां पर Fe2O3 भी है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 1 मोल FeO और 1 मोल Fe2O3 को अगर आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, Fe3O4। और इसका मतलब यह है कि जो Fe3O4 है वो अकेला ऑक्साइड नहीं है, मतलब वो आयरन का +2 का ऑक्साइड भी नहीं है और वो आयरन का +3 का भी अकेला ऑक्साइड नहीं, वो एक्चुअल में +2 और +3 दोनों का कॉम्बो है, मिक्सचर है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो कभी ये बात आ जाए कि 3D सीरीज में कौन मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता, तो एनसीईआरटी का जो ऑक्साइड का टेबल है वहां पर 3 के ऊपर उसने स्टार मार्क करके, ध्यान सुनो, आयरन तो आपको याद होता ही है, इसलिए आयरन का एग्जांपल लिया। अब ध्यान सुनना, आयरन के आजू बाजू इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो इससे पहले 25 और इसके बाद 27, दोनों कौन से एलिमेंट है, एक है मैंगनीज और एक है, बस इसका भी सेम बना दो, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। Fe3O4 याद रखें और उसके आजू बाजू वाले जो है उसका भी सेम पैटर्न में फॉर्मूला बना दीजिएगा। तो ये 3 मिक्स्ड ऑक्साइड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कभी डायरेक्टली पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए, वरना बेबस लाचार पाएंगे खुद को, और आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली बेटे यहाँ पर ऑक्साइड्स के बारे में, जो भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक, अगली प्रॉपर्टी जो आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी है ना बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की प्रॉपर्टी आएगी, वही मेन है, बाकी तो सब छोटे मोटे पॉइंट्स है। पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर जो अगला आ रहा है वो आ रहा है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से भली बात आप लोग जानते हैं, ठीक है, और अगर नहीं जानते तो फिर खेल खत्म ही है। कैटलिस्ट अगर आप नहीं जानते है ना लेवल पे आके, कैटलिस्ट क्या है, क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर दे, बढ़ाता नहीं है, ऑल्टर कर दे, बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, हाँ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, जनरली मैक्सिमम टाइम बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा, कैटालाइटिक पॉइजन का यूज नहीं करते, बट ठीक है, अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉपर डेफिनेशन है विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा, मैक्सिमम टाइम है ना बढ़ाता ही है, लेकिन हाँ ऑल्टर करेगा इज बेटर वर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा और साथ ही साथ रिएक्शन में अनयूज्ड रहेगा, मतलब जैसा रिएक्शन में गया था वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा, अंदर वो खेल करेगा, अंदर अपनी स्टेट विस्टेट सब बदल लेगा, लेकिन रिएक्शन के शुरुआत में जैसा था खत्म होने तक वैसा ही हो जाएगा, बीच में भले उसमें कुछ चेंजेस आए हों। ठीक है, तो कैटलिस्ट के बारे में डेफिनेशन बोल रहा हूं, पहले लिख लीजिएगा, एनीथिंग विच ऑल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्टर्स की स्पेलिंग ना आती हो तो चेंज लिख लेना, एनीथिंग विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एनीथिंग विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फुल स्टॉप, और खुद एज इट इज आ जाएगा ना, विदाउट गेटिंग इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, इस तरह की बात बोली जाती है। अब देखो ये तो ठीक है, डेफिनेशन में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, अपने को इसकी एक रिएक्शन समझनी है। वैसे तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस से हटा दी गई, लेकिन डी ब्लॉक एज इट इज है, तो डी ब्लॉक में एक रिएक्शन दे रखी है, इसको समझ लेते हैं, हो सकता है ये आ जाए। अब देखो यहाँ पर H2O 2- और I- का रिएक्शन दे रखा है, और Fe3+ को हमने कैसे यूज कर रखा है, एज अ कैटलिस्ट। अब एक्चुअल में एक बात बताइए, हमने अभी कल भी डिस्कशन किया था, I- और Cn- के साथ कॉपर +2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, कॉपर +1। I- एक्चुअल में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग। इसको जरा देखो, क्या इसमें पैरोक्सी लिंकेज है, ये मार्शल एसिड का आयन है H2S2O8, इसमें पैरोक्सी लिंकेज होता है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है और इसीलिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको क्या नाम देते हैं, आयोडाइड। ये इसका जो पेरेंट एसिड है, पेरेंट एसिड होता है H2S2O8, दैट इज मार्शल्स एसिड। मार्शल एसिड का दूसरा नाम है, तुम इसी में खेल कर ले, तुम्हारे साथ नाम पूछा ना निपट जाओगे, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता था पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअल में ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड का परऑक्सो होता है H2S2O7, जो कि डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ते थे तब ये बनता था, तो इसको बोला था पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और बेटा एक एसिड का आयन 8 बनेगा, तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का आयन पर ऑक्सो डाई सल्फेट, एक एसिड का आयन 8 बनेगा, तो इसका नाम क्या होता है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। अब देखो इनका जो रिएक्शन हुआ, H2O8 दिख जाए, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
और आई माइनस बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, रेडॉक्स होगा। रेडॉक्स होगा तो एक बात अभी से क्लियर कर लो, काम आएगी आगे। हेलोजन जब भी अपने मिनिमम पे, हेलोजन का मिनिमम स्टेट कितना होता है -1, ये हेलोजन अपने मिनिमम पे बैठा हुआ है। हेलोजन जब भी मिनिमम पे और मिनिमम से ऑक्सीडाइज होगा तो ऊपर जाएगा। हेलोजन -1 से ऊपर 0 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 0 पे। किस पे जाएगा? 0 पे। तो I माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू I2, क्योंकि हेलोजन जनरली F2 Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में मिलते हैं नेटिव स्टेट में ना। तो बेटा ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहां पर I माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू I2। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया तो खुद रिड्यूस होगा। अब मुझे बताओ यहां पर सल्फर की स्टेट कितनी है? +6, और मैंने यहां पर इसको रिड्यूस करके ये लिख दिया। अभी बताओ सल्फर की स्टेट अभी भी कितनी है? +6। तो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि I माइनस का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सर इसका तो कोई रिडक्शन हुआ ही नहीं। रिडक्शन हुआ है सल्फर का, नहीं ऑक्सीजन का। एक्चुअल में यहां पर जो अंदर ऑक्सीजन बैठा हुआ है वो ऑक्सीजन परऑक्सी वाला भी है। दो तरह के ऑक्सीजन है इसमें, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड -2 वाला और एक परऑक्सी वाला -1 वाला। एक ऑक्सीजन पे -1 आता है परऑक्सी में ना, और यहां पर सारे ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2 वाले। तो इसका मतलब है जो ऑक्सीजन परऑक्सो का -1 वाला था वो यहां आके -2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका क्या हो गया है? रिडक्शन। ठीक है, तो अब उसको वहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट आपको बता दिया कैसे क्या काम चल रहा है। अब आगे सुनिएगा, ये तो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन काफी स्लो होती अगर Fe+3 प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन Fe+3 आते से क्या होता है वो समझिएगा। Fe+3 रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पर एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा देखिएगा बेटा। I माइनस लिया अपन ने, I माइनस किसकी तरह काम करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और Fe+3 यहां पर काम कर जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये I माइनस आपको खुद ये लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि पहले ये रिएक्ट करेगा कि ये रिएक्ट करेगा। आयरन +3 के अलावा +2 दिखाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इसको 2 पे भेजना है। 2 पे भेजना मतलब इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए कौन चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो I माइनस जो है वो Fe3+ को कन्वर्ट कर देगा Fe2+ में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। अब देखो इस रिएक्शन में I माइनस को I2 में कन्वर्ट करना था, I माइनस को I2 में आपने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब ये जो Fe+2 है ये वापस से रिएक्ट करेगा, और किससे रिएक्ट करेगा? S2O8 2- से, जो कि किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? Fe3+, और खुद रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 2- में। तो S2O8 गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO4 2-। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यही नेट रिएक्शन आ जाएगी। तो Fe+3 कैटलिस्ट की तरह काम करके अपने सरफेस पे जगह देके इससे भी आराम से रिएक्ट करेगा, इससे भी आराम से रिएक्ट करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देगा। नोट करिए इसे। लिख लिया भाई सबने? चलिए ना, अब कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट की तरह ये काम क्यों कर पाता है उसके ऊपर बात करते हैं। भैया अगर किसी को भी कैटलिस्ट की तरह काम करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि हम लोग यूज करते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम जगह पर जब कैटलिस्ट की तरह यूज करा होगा तो डी ब्लॉक में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये सब यूज होते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो पहले हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में हेबर्स प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस,
डेकॉन्स प्रोसेस, है ना, ये सब नाम होते थे, ठीक है। और इन सारे में ऑसवाल्ड हो या कॉन्टैक्ट हो, इन सब में कैटेलिस्ट के फॉर्म में आप इन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स को यूज करते थे। तो एक बात आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट या इनके कंपाउंड बहुत बढ़िया कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो ये पॉइंट लिख भी लेते हैं, लिखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स generally act as a catalyst due to presence of free valencies oblique variable oxidation states। क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल स्टेट दिखा सकते हैं और उनके सरफेस पे नॉर्मली वैलेंसीज फ्री होती है, इसीलिए वो आराम से कैटेलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर भी आयरन की कहानी देखी, तो बेटा आयरन क्या दिखा रहा है, वेरिएबल स्टेट दिखा रहा है, इसीलिए आराम से कैटेलिस्ट की तरह काम कर पा रहा है, ऑक्सीडेशन में भी सपोर्ट कर देगा और रिडक्शन में भी सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कैटेलिस्ट के बारे में। एक बात याद करें, अगर हम कैटेलिस्ट की बात करें तो क्या हेबर्स प्रोसेस है ना, इसके अलावा आता है ऑसवाल्ड प्रोसेस, इसके अलावा आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसके अलावा आता है एक डेकॉन्स प्रोसेस। ये चार प्रोसेस पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये नेम प्रोसेस है। जैसे आप ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे यहां पर ये नेम प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस, हालांकि हमने ये प्रोसेस पढ़नी नहीं है, लेकिन हमें इसकी कहानी जरूर पता होनी चाहिए। हेबर्स प्रोसेस से हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं, अमोनिया का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप में आ सकता है कि हेबर्स प्रोसेस से आप किस कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो अमोनिया। ऑसवाल्ड प्रोसेस से आप किसका प्रिपरेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4, डेकॉन्स प्रोसेस से क्लोरीन। ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे इन प्रोसेस के थ्रू, फाइनल प्रोडक्ट है ना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये पता होना चाहिए कि इन प्रोसेस से कौन कौन से प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं ये पी ब्लॉक का होना जरूरी नहीं है, ये एक्चुअल में आपके सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट भी मान लिया जाता है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में भी कैटेलिस्ट की बात आती है। अब दोनों ही चीजें चैप्टर सिलेबस से उड़ा दी है, लेकिन फिर भी कभी मैच द कॉलम आ जाए तो कम से कम मेन प्रोसेस के नाम और कंपाउंड कौन से उससे प्रोड्यूस होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि 2 चैप्टर्स में इसका मेंशन था पहले एनसीईआरटी में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो 4 प्रोसेस की बात करी और इन प्रोसेस से कौन कौन सा कंपाउंड मिल रहा है ये तो हमने बात करी, ठीक है ना। ये हो गया नेम ऑफ द प्रोसेस, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब इन प्रोसेस में कैटेलिस्ट के ऊपर आ जाते हैं एक बार, कि किस प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है। बताइए, पहली वाली प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस, कौन होता है कैटेलिस्ट, है आयरन, आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए K2O ऑब्लिक Al2O3 का यूज होता है, K2O ऑब्लिक Al2O3 का यूज होता है ना। आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट along with K2O and Al2O3 to increase the rate of reaction या फॉर फास्ट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चलती है, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। ये जो अभी हमने लिखा है इसके बारे में एनसीईआरटी एक और बात लिखा करता था, वो है कि प्रीवियस समय में, है ना, अभी करंट में तो ये यूज होता है, इन पास्ट टाइम्स K2 और Al2O3 के बदले मॉलिब्डेनम वाज यूज्ड एज अ प्रमोटर। इस रिएक्शन में रेट को प्रमोट करने के लिए किसका यूज किया जाता था, मॉलिब्डेनम का, ठीक है। पर अब खैर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑसवाल्ड पे आ जाते हैं, बताइए कौन, प्लेटिनम या फिर रोडियम, पीटी या आरएच का आप यूज कर सकते हैं। यहां पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आ जाए V2O5 और डेकॉन्स में आ जाए तो यहां पर अपन ने कैटेलिस्ट के कुछ एग्जांपल भी लिख लिए इन केस, है ना। ये मेन प्रोसेसेस है, कभी इसका मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम इनके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैटेलिस्ट को पढ़ने के बाद अगला जो प्रॉपर्टी आ रहा है दैट इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय होता है अमलगम।
अब एस ब्लॉक अगर होता तो हम लोग इसको पहले पढ़ चुके होते, बट अभी हमारे सिलेबस में एस ब्लॉक नहीं, इसलिए इसको हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। अलॉय की बात करें, पहली बात तो अलॉय क्या है? क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर, अलॉय सिंपली या मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस है, हेट्रोजेनस। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा अलॉय के बारे में। अ होमोजेनस मिक्सचर, अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more, a homogeneous mixture of two or more metals is known as alloy. Homogeneous mixture of two or more metals is known as alloy. ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अलॉय। दूसरी बात क्या आ रही है अलॉय के बारे में? ये तो बात कर ली कि होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन आप जब अलॉय बनाते क्यों? एक बात समझिएगा, जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन एस पी डी को मिक्स क्यों करते हैं? ताकि एस की भी कैरेक्टर आ जाए, पी के भी कैरेक्टर आ जाए, डी के भी कैरेक्टर आ जाए। ठीक, मान लीजिए एक मेटल ए है, ये उसका प्योर लैटिस है ए का, और मान लीजिए एक मेटल बी है, ये उस बी मेटल का प्योर लैटिस है। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, और हमको इसकी कंडक्टिविटी कम है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा है, और हमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एक ही चीज में चाहिए कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, मतलब आसानी से पिघले भी नहीं, और कंडक्टिविटी भी अच्छी दिखा दे, ताकि वायर वायर में यूज करने की मेल्ट भी ना हो और कंडक्टिविटी भी अच्छी दिखा दे। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ लाने के लिए हमको इनको आपस में मिक्स करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉपर्टी हमको किसी दो चीजों को यूज ना करके किसी एक ही चीज में ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, अलॉय के लिए हमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करना होगा, ताकि उनकी कुछ कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हम एक साथ पा सके। तो अलॉय में जब हम इन दोनों का मिक्सचर बनाने जाएंगे, तो मिक्सचर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि इन दोनों का साइज लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया के कोई भी दो मेटल उठा लिए 118 में से और उनको मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हर दो एलिमेंट मिलकर कभी भी अलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेशन है कि ये इसी के साथ अलॉय बना सकता है, वरना दुनिया में ढेरों अलॉय होते हैं। पर अलॉय सिर्फ उन्हीं के बन सकते हैं जिनके साइजेस कंपेरेबल होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब आप अलॉय बनाओगे तो होगा क्या, ये दोनों जब मिक्स करोगे ना, तो इसके कुछ एटम इसके लैटिस में फिट हो जाएंगे और इसके कुछ एटम इसके लैटिस में फिट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात करें अगर, तो मान लो ये लैटिस जो बी है, इसने एक ही जगह लेनी है, तो जब आपने इनको पिघला के मिलाया तो दोनों में मिक्स होगा, तो मिक्स होगा तो बी यहां पर आके तभी ट्रैप हो सकता है जब बी का साइज ए के लगभग लगभग बराबर। थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस चलता है, 5-10%, 15% तक का साइज डिफरेंस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ए तो इतना छोटा है और बी इतना बड़ा है, अभी इसके लैटिस में कभी फिट ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए अलॉय फॉर्मेशन दो या दो से ज्यादा मेटल करेंगे, बट उसकी सबसे पहली बात यह है, या उसको बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि उनके साइजेस कैसे होने चाहिए, कंपेरेबल। 10-15% तक का साइज डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा साइज डिफरेंस वर्क नहीं करेगा। अभी जो हमने अलॉय के बारे में डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद लाइन चेंज करके लिखेगा, फॉर अलॉय फॉर्मेशन मेटल्स should be of comparable size. For alloy formation, metal should be of comparable size. Metal should be of comparable size. है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, 10-15% साइज डिफरेंस विल वर्क। 10 से 15% का साइज डिफरेंस चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। 10-15% साइज डिफरेंस विल वर्क। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि अलॉय हर कोई नहीं बना सकता, वही बना पाएंगे जिनका साइज लगभग लगभग क्या होगा, कंपेरेबल। दूसरी बात, अलॉयस में एक बात समझिएगा, अलॉयस को एक और नाम दिया गया, अलॉयस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स। क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि अलॉय जब बनेगा तो सॉलिड ही बनेगा अल्टीमेटली। पर आप देखो हो क्या रहा है, ए के लैटिस में बी आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो एक दूसरे के लैटिस में इनके एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, और इसीलिए इनको क्या बोला जा सकता है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। ये पॉइंट भी लिख लेंगे, alloys are also known as substitutional solids. Artificial alloys are known as substitutional solids. ठीक है,
अब ये तो अपन ने बात करी अलॉय के बारे में, अब इस अलॉय में कुछ और बातों पर चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। अलॉय की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो अलॉय के बारे में हमें पढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अमलगम, ठीक है। अमलगम की बात करें, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा अमलगम, अमलगम के साइड में ब्रैकेट में लिखिएगा अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अमलगम के बारे में बात करें, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी के बारे में बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पर सबसे पहली चीज, अमलगम अगर किसी अलॉय का नाम दिया गया, इसका मतलब उस अलॉय में मर्क्यूरी तो होगा ही होगा। अब जैसे मान लीजिए अमलगम एक टाइप हो गया और मैंने आपको लिख के दिया Na.Hg, अलॉय एक मिक्सचर है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको रिडॉक्स में भी दिया जाता है, बोलता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 0 0। याद है तो याद है, वरना फिर तो खत्म ही खेल है ना। सबसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ना, कराते ही कराते हैं इसको। Na और Hg की बात करें, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों अपने नेटिव स्टेट में, दोनों के बीच में एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं बना, बस वो सेवधानी, मिक्सचर, परमल, भेल, ये भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो दोनों रिएक्ट थोड़ी करते हैं, वो भरे हुए वहां पर सब रखा हुआ है ना वैसा। तो ये Na और Hg भरे हुए एक साथ, ऐसा नहीं कि Na और Hg ने रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 0 0। अब ये जो अमलगम है इसमें Hg आ गया, मतलब अमलगम है, पर किसके साथ आया? सोडियम। तो इस कंपाउंड को सोडियम अमलगम नाम दे देंगे, सोडियम अमलगम नाम दे देंगे। मान लीजिए मैंने बोला Zn.Hg, तो इस अमलगम को क्या नाम दे दिया जाएगा? जिंक अमलगम। तो अमलगम की जब भी बात आ जाए, NaHg इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल जो हमें याद होना ही चाहिए। तो ये अमलगम का टाइप है कि कोई भी अमलगम होगा तो अमलगम में मर्क्यूरी होगा और मर्क्यूरी के साथ जो भी दूसरा एलिमेंट है उसका नाम आ जाएगा। सोडियम है तो सोडियम अमलगम, जिंक है तो जिंक अमलगम। आगे पॉइंट सुनिएगा, अगले पॉइंट पे बात करें, मैंने बोला अमलगम या अलॉय वही बना सकता है जिनके साइजेस क्या होंगे? कंपेरेबल। आप यहां पर देखिए, एक बात लिखी जाती है अमलगम के बारे में, मोस्ट कॉमन है, इन तीन पे बात होती है, ये तो यूज नहीं आते, बस मैंने अपनी तरफ से लिखा दिया आपको। फेकोनी जो है ना, वो अमलगम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब फेकोनी याद करो, फेकोनी वो थे जिनके साइजेस आपस में बराबर, मतलब इन तीनों में से कोई भी ले लो, उसका साइज तो एक जैसे ही होगा लगभग, और इनका साइज मर्क्यूरी से कंपेरेबल नहीं है। और इसीलिए क्योंकि इसका और उनका साइज कंपेरेबल नहीं, इसलिए ये दोनों मिलकर आपस में अमलगम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा दे रहा हूं, नोट बना के लिखना, फेकोनी, प्लेटिनम, टंगस्टन। आपको मेनली फेकोनी को याद रखना है इनमें से। फेकोनी, प्लेटिनम, टंगस्टन do not participate in amalgam formation. Faconi, platinum, tungsten do not participate in amalgam formation. और रीजन लिखना होगा तो वही बात है, दे डू नॉट हैव कंपेरेबल साइजेस। फेकोनी का साइज किससे कंपेयर नहीं होता है? मर्क्यूरी से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अमलगम का ये पहला एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, या अलॉय का पहला एग्जांपल पढ़ा। दो और अलॉयस के ऊपर हम लोग मेनली यहां पर बात करने वाले हैं, ध्यान सुनेगा। एक अलॉय है बेटा ब्रॉन्ज और एक अलॉय है बेटा ब्रास। वेरी इंपॉर्टेंट अलॉयस, डी ब्लॉक के अंदर चैप्टर के अंदर इसका मेंशन है दोनों का, तो इसीलिए ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो दोनों अलॉय में कॉपर प्रेजेंट है, ये पहली बात कॉमन कर लीजिए ना। ब्रास हो ब्रॉन्ज हो, दोनों के अंदर कॉपर प्रेजेंट है। ब्रॉन्ज मेटल, कांस्य पदक, अरे स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड मेडल। इतने भी अंग्रेज मत बनो बेटा, आती तो तुमको अंग्रेजी भी नहीं ढंग से, ठीक है। हाँ, गोल्ड मेडल को हिंदी में स्वर्ण पदक बोलते हैं ना, हाँ। सिल्वर मेडल को रजत पदक, चांदी पदक नहीं बोलते, रजत पदक बोलते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल को कांस्य पदक बोलते हैं।
तो ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा, बर्तन आते हैं इसके ब्रॉन्ज के, कांसा, ठीक है। नॉर्मली जो नेटिव प्लेसेस होती गांव वगैरह वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कांसे का, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रास पे आए, इसको क्या बोलते हैं? पीतल, तांबा। चलो खैर, ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करें तो ध्यान सुनना, एक लाइन आपको याद करनी है, कजन ब्रो। क्या याद करना है? ब्रो, कजन ब्रो, ठीक है। और एक जगह एस एन है और दूसरी जगह जेड एन है, ठीक है। तो ये ध्यान है, कजिन ऐसे मत याद कर, कजिन की स्पेलिंग आती है ना, तुम्हारे को तो ये बताने में भी मेरे को डर लग रहा है, मुझे तो आता है बेटा, ठीक है। अब अगली बार कोई बोलना मत, नहीं तो लपेट दूंगा मैं तेरे को अच्छे से, समझा? हाँ, मेरे को कितना आता कितना नहीं आता उस पर बात ही मत करना कभी, मजाक मस्ती अपनी जगह, लपेटने में 2 सेकंड नहीं लूंगा मैं, सारी रिश्तेदारी धरी रह जाएगी तेरी, समझ गया? कजिन ब्रो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कजिन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कौन आ जाएगा? कॉपर। यहां पर कौन आ जाएगा? एसएन, ठीक है ना। और यहां से आ जाएगा ब्रो, मतलब कजिन ब्रो का मतलब हो गया कॉपर और एसएन मिलके क्या बना रहे होंगे बेटा? ब्रॉन्ज। तो ये ध्यान रखना है ना, कॉपर दोनों में कॉमन है, एक जगह एसएन है और एक जगह जेडएन। नोट करिए इसे, दोनों में से कोई एक ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो अगर आपको इसकी कहानी क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। एक और बात, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, उसमें एक नाम आ रहा होगा जर्मन सिल्वर। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, जर्मन सिल्वर में नाम आ रहा है सिल्वर, सिल्वर होता ही नहीं है, बस ये इसका मेन फैक्ट है। नाम में जर्मन सिल्वर होता है और इसमें सिल्वर का अगर परसेंटेज पूछे, सिल्वर है ही नहीं, आर्टिफिशियल सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह होता है। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना है या कौन सा एलिमेंट नहीं है, नाम में सिल्वर होता है, उससे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है? 0। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एनसीईआरटी में 2 चीजों पे 3 चीजों पे मेंशन है, अमलगम मैंने बता दिया, बट वो एस ब्लॉक में है ना, जो अपन कास्टनर केल्नर सेल या नेल्सन डायफ्राम सेल पढ़ते हैं एनओएच का प्रिपरेशन, वहां पर कैथोड में आ जाता था मर्क्यूरी कैथोड, इसलिए हमको अमलगम पढ़ना जरूरी था। अब ब्रास और ब्रॉन्ज की अगर हम लोग बात करें तो ब्रास और ब्रॉन्ज में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको क्या दिखेगा बेटा? कजन ब्रो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सिल्वर का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 0। एक बात और, ये जितने भी अलॉयज हैं इनमें से क्लियरली ध्यान रखना, ये 2 सिल्वर और मतलब ये जो ब्रॉन्ज और ब्रास है, ये आपको ध्यान रखना है। अमलगम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रेडॉक्स में ये बात आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए रेडॉक्स के हिसाब से ये पता होना चाहिए, और ये पहले एस ब्लॉक में मेंशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेकोनी अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आइए अगले कंपाउंड के ऊपर आते हैं। अगला कंपाउंड जो आ रहा है वो कौन आ रहा है बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिटियल, ठीक है, हाँ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? याद करिए, अभी हाइड्रोलाइसिस जब हमने पढ़ा था उसमें कार्बाइड्स पढ़े थे। कार्बाइड के 3 टाइप बताए गए थे, आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल का मतलब, एक बात बताओ, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है क्या वो प्योर मेटल है या नहीं है बेटा? है। अगर प्योर मेटल है तो उनका एक ऐसा लैटिस बना हुआ होगा, ठीक है, और इस लैटिस में कहीं ना कहीं वॉइड्स भी होंगे। अगर इन वॉइड्स में, जैसे मान लो इस पूरे जो लैटिस है उसमें मान लो टाइटेनियम बैठा हुआ है, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है, मेटल अपने सॉलिड फॉर्म में प्योर लैटिस के फॉर्म में बैठे हुए होंगे, और इस लैटिस के अंदर कुछ ना कुछ इंटरस्टिशियल वॉइड्स होंगे। अगर इस वॉइड में कार्बन आके ट्रैप हो जाए एज एन इंप्योरिटी, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अगर यहां पर बोरॉन आके ट्रैप हो गया तो बोलेंगे इंटरस्टिशियल बोराइड। अगर यहां पर हाइड्रोजन आके ट्रैप हो गया तो क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जहां पर किसी प्योर मेटल की लैटिस में इंटरस्टिशियल वॉइड में कार्बन, बोरॉन या हाइड्रोजन टाइप की इंप्योरिटीज आके ट्रैप हो जाए, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। when when impurities like when impurities like कार्बन, हाइड्रोजन और बोरॉन
when impurities like carbon, hydrogen and boron get trapped inside the interstitial void of any मेटल लैटिस प्योर मेटल की बात कर रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर कार्बन ट्रैप हुआ तो टर्म ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, बोरॉन ट्रैप हुआ इंटरस्टिशियल बोराइड, हाइड्रोजन ट्रैप हुआ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बने, क्यों बने, वो हमने समझ लिया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये बात भी लिखना हो तो लिख लेना, वैसे कार्बाइड्स पे मैं लिखा चुका हूं, लिख लेना। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, वो इंप्यूरिटी पे डिपेंड करेगा, कभी कुछ ज्यादा कुछ कम होता रहेगा, इसलिए इनका फॉर्मूला फिक्स नहीं कर सकते। तो दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगले पॉइंट पे आता हूं, ध्यान सुनना है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो ये है, इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कंपैरिजन इनके प्योर मेटल से करता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर कार्बन को ट्रैप करा दिया, तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड का हम लोग कंपैरिजन प्योर टाइटेनियम के लैटिस से करेंगे। ये बात बताओ, अगर यहां पर ये वॉइड्स होते तो ये लैटिस मजबूत होता या खोखला होता? खोखला। लेकिन अगर यहां पर कार्बन आके ट्रैप हो गया तो उसने कुछ जगह तो भर दी, तो खोखलापन कम हो गया, हॉलोनेस कम हो गई। तो इसका मतलब है कि ये पहले के मुकाबले ज्यादा हार्ड हो चुका होगा, क्योंकि पहले खोखला था तो सॉफ्ट था, और अब वो जो वॉइड्स है वो भर गए तो इसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी, और हार्डनेस बढ़ जाएगी तो जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एनसीईआरटी हालांकि मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेंशन करता है, क्योंकि अभी हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट ही आएगा। पॉइंट बोल रहा हूं, लिखना पहला पॉइंट बना के। दे आर हार्डर देन देयर प्योर मेटल्स। प्योर मेटल के मुकाबले इनकी हार्डनेस क्या रहेगी बेटा? ज्यादा, क्योंकि वो जो वॉइड्स है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भर जाएंगे। दूसरा पॉइंट, दे शो हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए, अगर हार्डनेस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली लैटिस मजबूत हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, some borides even match with the hardness of diamond. मतलब अगर हम हार्डनेस की बात करें तो बेटा डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और उसकी हार्डनेस को मैच करने का काम भी कौन कर देते हैं? कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड में स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल बोराइड्स की बात करें, कुछ इंटरस्टिशियल बोराइड ऐसे पाए गए जिनकी हार्डनेस कहीं ना कहीं किससे मैच हो जाती है? कबूतर है तो खिड़की बंद कर दो, तो कबूतर क्या करेगा? ये है स्प्राइट जिंदगी। खिड़की खोल के कबूतर देख रहे हो आराम से, खिड़की बंद कर दो कबूतर चला गया, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल बोराइड्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना? अंदर तो नहीं आया, बाहर ही है ना? देख ले एक बार, वो देख, बोले देखो ही नहीं अब तो उधर, ठीक है। ये बात करिए अपन ने। एक और बात, ये जो प्योर मेटल था, क्या मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते कि नहीं होते? अभी भी इसके अंदर मेटल्स तो है ही, मेटल के एटम्स तो है ही, मतलब ये अभी भी अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करता है। ये बात भी लिखी है एनसीईआरटी में, लिख लेना इस पॉइंट को। दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, मतलब अभी भी ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटल जो थे वो तो अभी भी है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अगर पहले थे तो अभी भी है, और इसीलिए वो कंडक्टिविटी जरूर शो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये पॉइंट डायरेक्टली दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर करेक्ट या इनकरेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें पूछे जा सकते हैं।
अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, पॉइंट नंबर 13। क्या दिया हुआ है बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूरा एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और वहां पर हमने बार बार ये देखा था कि सेंट्रल मेटल सीएमआई के फॉर्म में कौन काम आता था? सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का होता था। तो क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स एसपीडीएफ कोई भी बना सकता है, लेकिन मेनली यूज किसका होता है? डी का। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो, ऑलरेडी स्टडीड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अरे पढ़ लिया, पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, क्या वापस थोड़ी पढ़ाएंगे? ऑलरेडी स्टडीड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, बस इसमें दो तीन बातें आपको यहां पर बता दी जा रही, ध्यान सुनना। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या मानी जाती हैं? पहली बात, हाई चार्ज। चार्ज ऑन सीएमआई जितना ज्यादा होता था कॉम्प्लेक्स सीएफएससी उतनी ज्यादा, मतलब वो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा, स्मॉल साइज। अब ये दोनों जो बातें लिखी गई ना, ये अल्टीमेटली हाई फाई को रिप्रेजेंट करता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा, दोनों वही बात है। और अवेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, भैया कॉम्प्लेक्स बनाना है और अगर सेंट्रल एटम की तरह काम करना है तो डब्बा खाली तो होना चाहिए। डब्बा ही खाली नहीं तो कहां से कॉम्प्लेक्स बनाएगा? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अब जिस भी मेटल के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी वो आराम से कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ढेरों मेटल्स ऐसे। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया दो चार मेटल दे दे और बोले कौन बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस बात को देख लेना, जिसका हाई चार्ज या स्मॉल साइज होगा उसका कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी बहुत बेहतरीन होगा। जैसे अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, तो बेरिलियम का साइज एस ब्लॉक में सबसे छोटा है और बेरिलियम का चार्ज भी +2 है। भैया ग्रुप 1 में हाई फाई वाला केवल कौन होता था? लिथियम। और पूरा ग्रुप 2 हाई फाई होता था, सबसे हाई फाई कौन होगा? बेरिलियम। तो पूरे एस ब्लॉक में सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बेरिलियम। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेरिलियम बनाएगा, बनाएंगे तो मैग्नीशियम भी बनाता है, क्लोरोफिल वगैरह वो सब चीजें पढ़ते हैं अपन, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाने का काम अगर एस ब्लॉक में अगर किसी की टेंडेंसी तो किसकी होती है? बेरिलियम की। याद करिए, कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे कौशिक दास, जनाब आली, सोडियम बेरिलेट, Na2BeOH4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हमने एल्यूमिनेट और जिंकेट लिखा था एग्जांपल में, तो वैसा बेरिलियम भी बना सकता है जनाब आली वाले, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आ गई। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, 14th नंबर पे, हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक नेचर था बेटा। हाँ, वहां पर अपन ने देखा था किसका पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा है, किसका पैरामैग्नेटिक नेचर कम है। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो था वो बढ़ रहा था, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम हो रहा था। ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो हमें बेसिकली, अब वही सॉलिड स्टेट की बात है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में अगर आप देखते थे तो लास्ट में आर्टिकल नंबर 1.11 है, बिल्कुल लास्ट में, उसमें 5 तरह के, ये सब आपने मैग्नेटिक है ना चैप्टर जो है उसमें मैग्नेटिज्म में भी पढ़ लिया होगा। तो पैरा, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, ये 5 तरह के स्पीशीज होते हैं। पैरा और डाया क्या होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा, अनपेड नहीं होगा तो डाया। हमें पैरा डाया ऑलरेडी पता है, हम यहां पर सिर्फ एक चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो लिख लेना। और इसके एग्जाम्पल हमारे काम में आते हैं। और एग्जाम्पल क्यों काम में आते हैं? डी ब्लॉक की वजह से, है ना। तो डी ब्लॉक के इसके एग्जाम्पल कौन है? फेकोनी, फेकोनी, ठीक है। इसके अलावा गैडोलिनियम और CrO2, ये 5 एग्जांपल आपको याद रखना है एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेकोनी तो आराम से याद हो जाएगा, तीनों वही है जिनका साइज बराबर है। और इसके अलावा क्रोमियम का ऑक्साइड है और साथ में गैडोलिनियम है। ये आपको सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी में फेरोमैग्नेटिज्म में ये 5 ही एग्जांपल दे रखे हैं, और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि इन 5 में से कोई ऑप्शन होगा और पूछेगा कौन फेरोमैग्नेटिक है और कौन फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो इसके इधर उधर किसी एग्जांपल को ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, अनटिल अनलेस फिजिक्स में कुछ और बताया गया आपको। बाकी केमिस्ट्री के पोर्शन में जब भी क्वेश्चन आएगा फेरोमैग्नेटिक का, ये 5 एग्जांपल ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, और ये जो
है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, कल मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट, कल पूरा लेक्चर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कौन है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके ऊपर बहुत सारी बातें, मतलब एनसीईआरटी लगभग लगभग 2 पेज लिखता है इसके बारे में, और आज ये जब करवा दिया जाएगा उसके बाद घर जाके आपको उसको पढ़ना है। उसमें कुछ लाइनें आपको ऐसी मिलेंगी जो यहाँ क्लास में अपन इनडायरेक्टली पढ़ चुके होंगे, तो वो आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में एक टेबल दे रखा शुरू में, वही रेडियस IE वाला टाइप का है ना, और उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, एक M+3 से M+2 और एक M+2 से M0। तो इन दोनों पे हमें डिस्कशन करना है, ठीक। पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, तो इतना उम्मीद किया जाता है कि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, मैं मान के चल रहा हूं पता है, पता हो चाहे ना पता हो, मैं मान के चलूंगा, ठीक है, पता होना ही चाहिए अब, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, या मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। और जब कुछ भी ना दिया जाए, सिर्फ ई नॉट दिया जाए, तो बाय डिफॉल्ट उसे एसआरपी मानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं। अब किसी को अगर ये नहीं पता तो अभी बोल दो, पढ़ रखा होगा सबने, है ना, आता हो नहीं आता हो से मतलब नहीं, पढ़ तो लिया ही है सबने, तो मैं मान के चलूंगा कि आता है, ठीक है। अब सुने, इतना आपको पता है, फिर भी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें मैं करते हुए चलूंगा। ये जो आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, क्या ये हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, करता है। ये क्या बताता है, रिएक्टेंट, और ये क्या बताता है, प्रोडक्ट। इसका मतलब है ये कहना ये चाह रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन आप करा रहे हो जहां M+3 रिएक्टेंट में और वो प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+2 में। अगर रिएक्टेंट में M+3 है और प्रोडक्ट में वो जाके M+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है, क्या वो काम कर सकता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, हाँ। अब अगर इधर से इधर जाने का जो ई नॉट का वैल्यू, ये तो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट होता है अभी थोड़ी देर पे आता हूं उस पर मान लो इसका ई नॉट का कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा, और मान लो आपको बोला कि ई नॉट M+3 से M+2 का वैल्यू, 2 तरह की वैल्यू मिलती है, या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रोसेस होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, ये प्रोसेस होना चाहता है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि ये प्रोसेस होना, क्यों ऐसा, ये इसलिए है ना कि अगर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब है प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव है, और प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अपन बार बार डेल्टा जी पे नहीं जा सकते, तो अपन ई नॉट को याद कर लेते कि ई नॉट पॉजिटिव मतलब होना चाहेगा और ई नॉट नेगेटिव मतलब नहीं होना चाहेगा, जबकि कहानी एक्चुअल में डेल्टा जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आइए इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर देखें तो आपको एक जनरल बात मैंने बता दी कि भाई इसकी 2 तरह की वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो मैंने बोला कि एक एलिमेंट M+3 से M+2 है और एक A+3 से A+2 है, और मैंने बोला इसके ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है और इसके ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन 3 से 2 में बदलना चाहेगा, M या A, M। और कौन 3 से 2 में नहीं बदलना चाहेगा, A। अगर मैं बोलूं कि M का ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये 3 से 2 में कन्वर्ट होना चाहता है। 3 से 2 में क्यों जाना चाहता हूं, क्योंकि स्टेबल होगा, कोई भी चीज इधर से उधर तभी जाएगी जब स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो मुझे बताओ M+3 में ज्यादा स्टेबल है या +2 में, +2 में, जबकि ये यहां से यहां जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि यही स्टेबल है, तो A+3 विल बी मोर स्टेबल। तो इससे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कौन किस में कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं चाहता है, ई नॉट देख के बता दोगे, और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बोलेगा कि भैया इसकी कौन सी स्टेट स्टेबल है या नहीं। कल मैंने मैंगनीज +2+3 और क्रोमियम +2+3 की बात बोली थी, मैंने बोला था हाफ फिल T2G एंड हाफ फिल D5, और मैंने बोला था एनसीईआरटी ने जो समझाया फर्जी है, पर वो क्यों फर्जी है उसके ऊपर आगे बात करेंगे, वो अभी आएगा, उसी के ऊपर चल है ना। तो आपको पता चलेगा कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 3 से 2 में कन्वर्ट होना चाहता है, और ये वैल्यू नेगेटिव मतलब ये 3 से 2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, मतलब 3 में रहना चाहता है, क्योंकि 3 इसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट है। दूसरी बात, अगर ये 3 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या इसका रिडक्शन हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा।
और इसका रिडक्शन नहीं होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? यस। और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इसके लिए कहानी उल्टी भी दे सकता है कि अगर 3 से 2 किसी का नेगेटिव है तो रिवर्स अगर मैं कर दूं तो 2 से 3 क्या पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये सब इलेक्ट्रो चल रहा है, आना चाहिए ये सब, है ना? हाँ, 2 से 3 चल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 3 पॉजिटिव है, मतलब ये 2 में रहना चाहेगा या 3 में जाना चाहेगा? 3 में, क्योंकि इसका 3 ज्यादा स्टेबल था, वो बात वहां भी कर दी। अब अगर ये a+2 दे दे और बोले कि a 2 से 3 में जाना चाहता है, बिल्कुल जाना चाहता है। अगर 2 से 3 पे जाएगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? इसी के आसपास आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा। अब आगे सुनिए, ये जितनी भी बात अभी हमने करी है इसी के आसपास हमारा ये पूरा टॉपिक घूम रहा होगा। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। जैसे आप ईसीएस पढ़ते हैं, छापा वाली सीरीज, वो आपको सीरीज याद ही रखनी पड़ती है। क्यों याद रखनी पड़ती है उसका कारण एक बार समझते हैं। याद करिए, बॉर्न हेबर साइकिल नाम की एक चीज हमने पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में। बॉर्न हेबर साइकिल हमने पढ़ा था। ये mx है, ये x2 गैसियस था, इसको हमने पहले दिया था सब्लिमेशन एनर्जी, तो ये m गैस में कन्वर्ट हो गया था। फिर इसको हमने समेशन ऑफ आई दिया था। वो डिपेंड करेगा ना, आप यहां पर मेटल पे अगर +1 लाना चाहते हो तो एक आई दी, +2 लाना चाहते हो तो I1 + I2 दी, है ना? और देखो 3 से 2 में जा रहे हो तो इसमें I1 + 2 का रोल आ रहा होगा, और ये I1 to 3 का रोल आ रहा होगा। 2 से 0 पे जा रहे हो तो ये I का रोल नहीं है, पर ये I1 + 2 का। क्या अगर आप इन आयंस को बदल दोगे तो I कौन सी लग रही है कौन सी नहीं लग रही, वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना? तो देखो यहां पर समेशन I लिख दिया और इसके ऊपर, है ना, m+n, और यहां पर लिख दिया I1 to n। कुछ नहीं, मान लो ऐसा कुछ होता होगा, मैथ्स है ना। हाँ, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब सुनना, जब आप ध्यान सुनिएगा इस बात को, जब आप कभी ऐसा लिखते हो कि ये m0 से m+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो ऐसा लिखा, तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है कि रिडक्शन दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इसी को 2 को इधर लिखता और ये लिखता तो रिडक्शन दिखा रहा होता, तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये 0,220 दिया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ जाएगा। क्या मानोगे? रिडक्शन। जब कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलते, एसआरपी मान के चलते। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? अब सुनिएगा, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं m0 से m+2, इसका तात्पर्य क्या है? ऑक्सीडेशन तो मैंने ही बता दिया अभी, वो इसका और मीनिंग क्या है? ये यहां से क्या समझ रहे इससे? ये क्या दिखा रहा है? क्या क्या शो करना चाहता है ये बात बता रहा है कि रिएक्टेंट में आपका मेटल सॉलिड था, ये इस बात को इंडिकेट करता है। और प्रोडक्ट में जाके ये m+2 गैस में कन्वर्ट हो गया है। गैस क्या? एक्वस में। एसआरपी में हर चीज एक्वस में चलती है। ये जो रिएक्शन आप लिखोगे ना, वो रिएक्शन ये है। अब यहां से यहां गए तो ये सारा तामझाम करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल आपका सॉलिड था, फिर आपने उसको सब्लिमेशन एनर्जी दी तो गैस बना। गैस के बाद उसने आपने ऐसा किया तो ये I2 आ गया और इस पे +2 आ गया। अभी ये क्या बन गया? गैसियस। गैसियस नहीं चाहिए, एक्वस चाहिए। तो एक्वस के लिए इसको डालूंगा पानी में, और पानी में डालते ही हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ये एंडो होते हैं और ये एक्सो होता है। और अब आपका मेटल जो है वो m+2 एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये जो इतनी कहानी है ना, उसको अपन यूं लिख देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या हर मेटल का सब्लिमेशन एनर्जी सेम होगा या अलग अलग होगा? आपको वैल्यू पता है किसी की? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, भूल जाओ, खत्म बात, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिकल बात पे करें ना। अगर आपने m से m+2 बनाया तो I1 + 2 चाहिए। आप ये जरूर बता सकते हो कि किसका I1 ज्यादा होगा, किसका I1 कम होगा, किसका I2 ज्यादा होगा, किसका I2 कम होगा, लेकिन वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। और अगर मैं यहां पर m+3 कर दूंगा तो यहां I1 to 3 भी आ जाएगा।
तो ये जो वैल्यू है, कभी किसी का I1 ज्यादा होगा तो उसका I2 कम हो सकता है, किसी का I2 ज्यादा होगा तो किसी का I3 कम हो सकता है। मतलब ये वैल्यू पे ही बेस्ड होगा पूरा का पूरा। और यहां से यहां जा रहे हो, अभी 2 ही ले लें, 2 से यहां पर जा रहे हो तो बेटा हर एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग होगी। 2 की +2 की हाइड्रेशन एनर्जी अलग होगी, +3 की हाइड्रेशन एनर्जी अलग होगी। कल कॉपर +1 +2 की बात करी थी, कॉपर +1 के मुकाबले कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो एक ही एलिमेंट की भी हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। मतलब कुल मिला के यहां से यहां तक जाने का पूरा कहाना वैल्यू पे, पूरी कहानी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। हमें हर किसी की वैल्यू हम याद कर नहीं सकते, तो हमें एक्चुअल में वो सीरीज याद करनी पड़ती थी कि है ना, वो छापा वापा वाली आपने सीरीज याद कर ली, ठीक। वैसे ही यहां पर जब हम अभी आएंगे तो 3 से 2 पर जाने का जो पूरा इक्वेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यूज पे। अब हमको हर किसी की वैल्यू तो याद नहीं कर सकते, तो हम इससे अच्छा सीरीज याद कर लेंगे या जो ऑर्डर एनसीईआरटी ने दे रखा होगा उसको याद कर लेंगे। पर हमें ये कहानी जरूर क्लियर होनी चाहिए कि वो जो ऑर्डर बनेगा इट इज डिपेंडेंट ऑन सब्लिमेशन एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन। इन तीनों पे डिपेंड करता है। मोस्ट डोमिनेटिंग बीइंग हाइड्रेशन एनर्जी, मोस्ट डोमिनेटिंग है ना, मैक्सिमम टाइम पूरा जो ऑर्डर है वो हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करने का काम करता है, क्योंकि ये दोनों एंडो होते हैं और ये एक्सो होता है। ऐसा ही नॉन मेटल में होगा। नॉन मेटल में आप में से कई लोग एक क्वेश्चन बार बार लेके आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पीरियोडिक टेबल का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, और ये क्वेश्चन भी किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे। क्योंकि अभी आपने मेटल की बात करी, इसके लिए नॉन मेटल वाली कहानी काम आएगी। मुझे बताओ F2O2 Cl2 N2, और ये इसको आप पहले दोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये टूटेगा, टूटेगा तो ये X गैसियस बनेगा। X गैसियस बनेगा तो इसके अंदर आगे की कहानी क्या आ रही है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा X माइनस में, और फिर इसको दोगे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करोगे तो ये ऐसा कुछ एनायन बनाएगा। तो बेटा इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और वो किस किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन। तो ये जो ऑर्डर बनता है ये इन तीन चीजों की वजह से बनता है। अब हमें हर किसी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमें तो सीधे याद ही करना पड़ेगा। और हम सॉल्व करने के लिए ईएन का सहारा ले लेते थे कि भैया इसका ईएन ज्यादा, इसका थोड़ा ईएन कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ऐसा कर लिया। लेकिन ईएन इज नॉट द रीजन, रीजन इज दीज थ्री वैल्यूज। आप ग्रुप 17 एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर यह दे रखा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो अपन जानते हैं, फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करने की औकात किसी के पास होगी क्या, नहीं। अरे होगी क्या, टॉप ऑफ द ट्री बैठा हुआ ना ये तो। क्या KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्या K2Cr27 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, अभी आएगा आगे। ये सबके पिताजी हैं, इनको ऑक्सीडाइज करने की औकात किसी में नहीं, किसी में नहीं है, ध्यान रखना। पर Cl का औकात तो कम है, कल बताया था। KMnO4 कर जाएगा, K2Cr27 नहीं करेगा, क्योंकि KMnO4 इसके आगे आता है और K2Cr27 इसके पीछे आता है, तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो ये अपन ने एक कहानी समझी कि भैया कहां पर क्या कैसा ये वैल्यू का ऑर्डर आएगा। अब ये सारी बातें हमने समझी कि ऑर्डर बनता कैसे है। अब ऑर्डर क्या बन के आया उस पर बात करता हूं। +3 से +2, ये एक ऑर्डर लिखा मैंने आपके सामने, ध्यान सुनना। टोटल 3D सीरीज की बात कर रहा हूं। 3D सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं, 10। पूरी कहानी अच्छे समझ के चलेंगे। यहां पर कितने एलिमेंट लिखे गए, 6, मतलब 4 एलिमेंट गायब है। एनसीईआरटी ने 4 एलिमेंट में डैश 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 लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, क्योंकि वो एलिमेंट या तो 3 नहीं दिखाते या 2 नहीं दिखाते। ये कैलकुलेशन उन्हीं के लिए हो सकता है दोनों दिखाते, और एटलीस्ट दोनों में स्टेबल भी होते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे बताओ इसमें लाइन से चलते हैं, स्कैंडियम नहीं है। स्कैंडियम क्यों नहीं है, 2 नहीं दिखाता। कैलकुलेट कैसे करोगे, 2 ही नहीं दिखाता तो। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट है, लेकिन लास्ट के 3 नहीं। कौन कौन नहीं है, निकल, कॉपर, जिंक। निकल का
स्टेट +2 +3 +4, 2 3 4 दिखाता है, लेकिन 3 उसका स्टेबल नहीं होता और इसीलिए वो नहीं दिखाएगा। और कॉपर और जिंक तो 3 दिखाते ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर वो 4 एलिमेंट गायब है। क्यों गायब है उसका कारण मैंने आपको बताया कि 2 या 3 में से कोई ना कोई या तो नहीं दिखाता या स्टेबल नहीं होता इन द सेंस। ठीक है, अब सुने आगे की कहानी। इनका जो वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये मैंने उसका ट्रेंड बनाया है। ट्रेंड कैसा है ध्यान सुनना। शुरू के 3 6 है ना, 6 को आधे आधे में बांट दो, समझते चलना क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा। ये तीनों का वैल्यू नेगेटिव है और इन तीनों का वैल्यू पॉजिटिव। क्या इधर से इधर जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? E0 3 से 2 की। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 m+3 ऑब्लिक m+2 की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इट इज मोस्ट नेगेटिव। ये थोड़ा कम नेगेटिव, ये और कम नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये और पॉजिटिव और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव। ये ऑर्डर है इनका। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 m+3 से m+2 की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा ध्यान सुनना, फिर इस पे सेकंड पे आएंगे ताकि एक बार कहानी समझ में आ जाए। इसका मतलब यह हुआ बेटा, अगर आपको दिया जाए कि क्रोमियम एक तो +3 और एक +2 है, तो बताओ क्रोमियम 3 में रहना चाहेगा या 2 में रहना चाहेगा? बताओ 3 में या 2 में? ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब यहां से यहां जाना नहीं चाहेगा और यहां से यहां जाना नहीं चाहेगा, तो इसका मतलब है यहीं पर रहना चाहिए। क्योंकि हम E0 की बात कर रहे हैं, डेल्टा जी की बात नहीं कर रहे। E0 नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव है। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब यहां से यहां नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्रोमियम 3 में रहना चाहता है या 2 में? 3 में। कल का वो क्वेश्चन निकालिए, क्रोमियम और मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी T2G हाफ फील्ड, प्रॉपर्टी नंबर 8 दिख रहा है। वहां पर क्रोमियम +3 और +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन लिख रखा है अपन ने? क्रोमियम +3। रीजन हमने क्या बोला? T2G हाफ फील्ड फर्जी है, लेकिन नंबर उसी के मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने वही लिखा है। रीजन ये रहा कि इसका ये वाला वैल्यू नेगेटिव है, तो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, क्यों चेंज होना चाहेगा? दूसरी बात, अगला एलिमेंट क्रोमियम के अलावा कौन था? मैंगनीज। इधर देखो मैंगनीज की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। मतलब मैंगनीज +3 से +2 का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मैंगनीज 3 में रहना चाहेगा 2 में। 2 में आप वहां देखो हमने यही लिखा है कि मैंगनीज +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। रीजन क्या बोल दिया? D5। रीजन कुछ भी लिखा हो, हकीकत ये है, लेकिन नंबर उसी रीजन के मिले क्योंकि एनसीईआरटी ने वही लिख रखा है। ये बात ध्यान रखना है ना। चलिए अब आगे सुनिएगा। अब इस पे मैं और कुछ बातें कर दूं, यहां पर देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमियम +3 पे आते हैं, पहले किसके ऊपर आते हैं? +3। दो स्टेट है +3 +2। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 से 2 का ऑर्डर ये है, कहानी घूम जाएगी। ये इधर से इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इधर से इधर तब नेगेटिव बढ़ेगा, या इधर से इधर आने पर पॉजिटिव बढ़ेगा। समझते चलना कहानी। मैंने बोला 2 पेज लिखता है एनसीईआरटी इसके ऊपर। यहां से यहां जब चल रहे हैं आप, तो अभी +3 ले लो, सबको +3 पे मान लो। इनमें से कौन कौन है जो +3 में रहना चाहेगा? शुरू के 3 +3 में ही रहना चाहेंगे, +3 में ही रहना चाहेंगे क्योंकि वो 3 से 2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। और बाकी सब 3 में रहना चाहेंगे या 2 में जाना चाहेंगे? 2 में, क्योंकि उनका E0 3 से 2 का पॉजिटिव है तो वो 2 में कन्वर्ट होना चाहेंगे। अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन +3? क्रोमियम। क्रोमियम +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल इन +3? कोबाल्ट, क्योंकि ये 3 में रहना नहीं चाहेगा, खटाक से 2 में चेंज होना चाहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन +2? क्योंकि 3 से 2 में तुरंत जाना चाहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर ये सारे +3 में दे दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सोचिए अब आराम से, इत्मीनान दिमाग में एक बार लॉजिक बनाइए। सबके सब +3 में दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। इनमें से कौन 3 से 2 में जाना चाहेगा? कोबाल्ट। वो 3 से 2 में खटाक से जाएगा, मतलब सबसे पहले खुद का रिडक्शन करेगा, और जिसका सबसे पहले रिडक्शन होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +3 में इनमें सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट, लिखता है एनसीईआरटी।
कोबाल्ट +3 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन तीनों पे बात कर रहा हूं, कौन कौन? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और ये सब अगर +2 में दे दिए जाए तो 2 से 3, क्या ये कहानी नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी? यस भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। +3 से +2 में जा रहा है, अगर 3 से 2 में जाने का वैल्यू नेगेटिव है तो 2 से 3 में आने का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब है इसका 2 से 3 में जाने का, 2 से 3 में जाने का, 2 से 3 में जाने का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। मतलब ये 2 से 3 में कन्वर्ट होना चाहता है, इसका मतलब है खुद का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन काम करेगा। तो ये बात भी एनसीईआरटी लास्ट लाइन में चिपकाता है कि वेनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम +2 स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये सारी बातें। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कैसे करता है, इधर देखो। मान लो मैंने लिया टाइटेनियम +2, क्या लिया, और इसके साथ में ले लिया यहां पर H+, टाइटेनियम +2 लिया, H+ लिया। अब मुझे बताओ क्या टाइटेनियम +2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? तो इस सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, और खुद ये रिएक्शन कौन कौन दिखा सकता है? H+ कहने का मतलब कौन सा ऐसा आयन है +2 में इन सब में से जो एसिड को रिड्यूस कर देगा, और एसिड को रिड्यूस कर देगा मतलब H0 मतलब हाइड्रोजन रिलीज कर देगा H2 के फॉर्म में। तो एसिड से रिएक्शन करने पर कई बार हमने देखा हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो कौन ऐसे आयन है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करा देंगे? तो वो ये 3 आयन है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये तो सब बातें कर ली, याद करना है, करती वो फैशन मंडे को, याद हो जाएगा। करती वो फैशन मंडे को, याद हो गया? करती वो फैशन मंडे को, करती वो फैशन मंडे को। इधर ध्यान सुनो, इसको 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट को 3-3 में बांट दिया, शुरू के 3, आखिरी के 3, शुरू के 3 नेगेटिव, बाद के 3 पॉजिटिव। इधर से इधर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। छापे पहले इसको, घर जाके 2 पेज वो पढ़ने ही है, ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चन आएगा, मतलब इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि बाकी सब खत्म कर दिया है। और अगर AR आ गया या स्टेटमेंट आ गया तो वाकई में निपट ही जाएंगे। लिख लिया ये, है ना? अब ये ऑर्डर के ऊपर पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन लिखा देता हूं, पहले ये लाइन जो अभी आपको बताई ये भी लिखवा देता हूं, फिर अपन 2 से 0 पे आते हैं उसके बाद, है ना? पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये E0 की बात चल रही तो सारी कहानी एक्वस में चल रही है, गैसियस में चल रही है? एक्वस, ये ध्यान रखना, एक्वस मीडियम बोलेगा तो ही E0 लगाना है, कहीं पे भी मत लगा देना। एक्वस की कहानी चल रही है ना? हाँ, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is most stable, which of the following is most stable in +3 oxidation state in aqueous medium, +3 oxidation state in aqueous medium? पहला ऑप्शन टाइटेनियम, अगला ऑप्शन क्रोमियम, अगला ऑप्शन मैंगनीज, अगला ऑप्शन कोबाल्ट। कौन है आंसर? क्रोमियम, क्रोमियम +3 में मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following is the strongest oxidizing agent? Which of the following is strongest oxidizing agent in aqueous medium? In aqueous medium. और बाई चांस यहां पर एक्वस इन क्वेश्चन में ना भी दे और ये +3 और 2 वाली स्टेट दिख जाए तो भी समझ जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्वस के लिए ये सब E0 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको डी ब्लॉक का ये सब पार्ट आए ना तो वो एक्वस मान के ही सॉल्व करना है। ऑप्शन वही चारों है, बस सब पे +3 लगा लेना, सब पे +3 लगा लेना। टाइटेनियम +3, क्रोमियम +3, मैंगनीज +3 और कोबाल्ट +3। करेक्ट आंसर विल बी कोबाल्ट +3, क्योंकि वो 3 से 2 में सबसे जल्दी कन्वर्ट होगा, और 3 से 2 में सबसे जल्दी कन्वर्ट होगा मतलब सबसे पहले रिडक्शन होगा, और जिसका सबसे पहले रिडक्शन होगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही पूछा था ना क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग shows positive value, which of the following shows positive value for E0 M+3 ऑब्लिक M+2, M+3 ऑब्लिक M+2। पहला ऑप्शन लिखे टाइटेनियम, अगला लिखे वेनेडियम, अगला लिखे क्रोमियम, अगला लिखे आयरन। करेक्ट आंसर विल बी आयरन। हाँ, 6 में से शुरू के 3 नेगेटिव और बाद के 3, पर ध्यान रखना ये 3 से 2 का ऑर्डर है। क्वेश्चन में कभी खेल कर जाए और 2 से 3 लिख दे तो कहानी पलट जाएगी, है ना अपने को, क्योंकि वो ट्रिक याद रह जाएगी। मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपको, ट्रिक तो याद रह जाती है, लेकिन किसकी ट्रिक है, कैसा है, 3 से 2 है, 2 से 3 है, ये याद रखना जरूरी है। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट एसआरपी की बात होती है, तो एसआरपी वाले ही ऑर्डर से ही है, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट, इस पे आता हूं, नोट बना के लिखना, नोट बना के लिखना। ये तीनों लिख लो, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, ये जो नीचे लिखे ना, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2 एंड क्रोमियम +2 act as reducing agents, act as reducing agent, hence can release H2 gas on reaction with dilute acids, H2 gas on reaction with dilute acids। ठीक है, रिएक्शन चाहे तो ये लिख लेना, आपके सामने मैंने टाइटेनियम +2 H+, एनसीईआरटी में क्रोमियम को दे रखा है ना, वो टाइटेनियम के बदले क्रोमियम। अब टाइटेनियम दूं चाहे वेनेडियम दूं चाहे क्रोमियम दूं, बात वही रहेगी ना। तो चाहो तो ये रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए, एनसीईआरटी में वो वाली उधर बाजू का टाइटेनियम +2 H+, एनसीईआरटी में क्रोमियम +2 H+ के फॉर्म में दे रखा, मैंने टाइटेनियम लिखा दिया। टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, क्रोमियम हो, तीनों में से कोई भी आए चलेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद आगे बात करते हैं ना। यहां पर हम लोगों ने बात कर ली 3 से 2 में जो भी कन्वर्जन होता है उसको समझ लिया, एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या बातें लिखी वो भी हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अब आते हैं 3 से 2 के बाद 2 से 0 पे, ध्यान सुनिएगा। 2 से 0 पे कन्वर्जन को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक बात समझना, 2 और 0 दो स्टेट की जरूरत है। जैसे हमने बोला था 3 और 2 में 4 एलिमेंट नहीं आ रहे थे, उनको गायब कर दिया। 2 और 0, बेटा 0 तो हर एलिमेंट दिखाता है, नेटिव स्टेट, और 2 कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल बनाया था, स्कैंडियम को छोड़कर हर एलिमेंट +2 दिखाता है, स्कैंडियम को छोड़कर हर एलिमेंट +2 दिखाता है, मतलब इसमें 10 में से 9 एलिमेंट आएंगे, स्कैंडियम को छोड़कर सब के सब दिखेंगे। एक बात एनसीईआरटी मेंशन करता है, +2 इज द मोस्ट कॉमन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। भैया 3D सीरीज में अगर आप स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है, +1 है कॉपर, लेकिन वो +1 कॉमन नहीं है। द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज +2। +2 मोस्ट कॉमन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये कॉमन स्टेट की बात कर रहा है, +2 से 0 पे जाने की बात कर रहा है। अब ध्यान सुनना, इसके ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर है, स्कैंडियम इसमें से उड़ा दिया, बस ध्यान रखना, बाकी 9 एलिमेंट आपके सामने है।
ये जो है ना, इसको याद करना आपके लिए अत्यंत सरल है। ऊपर वाला देखो, यहां से यहां जाने पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। सेम कहानी पहले तो यहां पर इधर से इधर जाने पर ई नॉट, इस बार 2 से 0 की बात चल रही है ना, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। ये तो बात समझ में आ गई। आपने ईसीएस पढ़ा हुआ है, ईसीएस में जो आपको ऑर्डर लिखा था वो इसी का लिखाता है, इसी का होता है, 2 और 0 का ही होता है वो। और वहां पर आप पढ़ते हो छापा। क्या कॉपर छापा में आता है? क्या छापा का और कोई एलिमेंट यहां दिख रहा है आपको? नहीं। देख लो आराम से, देखो इत्मीनान से, आके खोल खोल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है उस छापा में ये अलग आता है और बाकी सब अलग आता है। इसका मतलब है इसका वैल्यू मिलता है। और वहां पर आपको याद हो तो आप जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हो, 2 एलिमेंट की तो ई नॉट याद ही हो जाती है, एक जिंक और एक कॉपर। हर क्वेश्चन में वही तो है। -0.76 प्लस 0.34। हाँ हाँ, -0.76 और प्लस 0. ये याद होनी चाहिए, 2 वैल्यू तो कम से कम। तो जिंक जो है वो नेगेटिव वाले पाले में है और कॉपर जो है वो पॉजिटिव वाले पाले में। चाहे तो छापा से याद कर लो, चाहे कैसे भी याद कर लो, कॉपर का वैल्यू कैसा मिलता है? पॉजिटिव। और बाकी ये जितने हैं सबके सबकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इधर से इधर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। वहां पर तो आधे आधे थे, यहां पर सिर्फ कॉपर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। पहले ये ऑर्डर नोट करिए। याद करना है इस ऑर्डर को, याद कर लीजिएगा। बस कॉपर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लिख लो, अभी ऑर्डर लिख लो। ठीक है। अब देखो, कॉपर हो गया पॉजिटिव और ये सारे हो गए नेगेटिव। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन 2 में रहना चाहेगा और कौन 0 में जाना चाहेगा, तो बेटा ये सब तो 2 में रहना चाहते हैं, जबकि कॉपर, मतलब अगर कॉपर +2 है तो +2 से 0 पे जाना चाह रहा है। किस पे जाना चाह रहा है? 0 पे। अब एक बात समझना, अगर कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर +2 विल एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है ना? अगर कॉपर एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान सुनना, अब ये बात एनसीईआरटी की लाइन पे ले जा रहा हूं। मान लो यहां कॉपर +2 दिया और इसकी रिएक्शन एक एसिड से आपने करा दी, क्या ये इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? अरे एच को और कितना ऑक्सीडाइज करोगे भाई? ये रिएक्शन ना होवे, ना होवे, होवे के ना होवे, ना होवे। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। ये बात एनसीईआरटी वापस लिखता है कि एक्सेप्ट द अदर मेंबर्स ऑफ 3D, मतलब एक्सेप्ट कॉपर, द अदर मेंबर्स ऑफ 3D कैन रिड्यूस एसिड या रिएक्ट विथ एसिड, ऐसा ही बोल देगा। लेकिन कॉपर ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, कॉपर ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब देखिए, या तो आप सीधे ईसीएस को याद कर लो। कॉपर छापा वाले जो है हाइड्रोजन के नीचे, वो हाइड्रोजन के तो नीचे ही है, तो फिर हाइड्रोजन के साथ कैसे, मतलब हाइड्रोजन को कैसे रिलीज कर पाएंगे वो? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर इस पॉइंट पे मैं ले जा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ईसीएस से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? छापा। छापा वाला कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, वो इसको H2 में कन्वर्ट नहीं करेगा। छापा है तो छापा है, वरना हाइड्रोजन को छापा है। मस्त रहो तुम, खुश रहो, है ना? हाँ, अभी लिखो एक क्वेश्चन। क्या बोला था अभी मैंने? क्या मतलब है इसका?
छापा है, छापा है तो वरना चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which of the following is strongest oxidizing agent in +2 state? Which of the following is strongest oxidizing agent in +2 state? ऑप्शंस लिखिएगा। कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट। कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट। करेक्ट आंसर इज जिंक, सॉरी कॉपर। कॉपर है ना। कॉपर के बारे में अभी हमने देखा, कॉपर का ये वैल्यू कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव मतलब +2 से 0 में जाना चाहेगा, खुद का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन और काम करेगा, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन के नीचे छापा में आते हैं वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। लास्ट जो प्रॉपर्टी यहां पर आपको देखनी है दैट इज कलर, ठीक है। अब कलर के ऊपर आते हैं। एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल दे रखा है कलर का आपको, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं एनसीईआरटी के वो जो कलर दे रखे हैं दे आर एक्वा कॉम्प्लेक्सेस कलर। एक्वा कॉम्प्लेक्स मतलब इन सबका कॉम्प्लेक्स पानी के साथ, मतलब वो सारे जो कलर हम यहां लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो पानी के साथ में दिखाए गए कलर है। अगर आप लिगेंड बदल दोगे तो कलर बदल जाएगा, क्योंकि लिगेंड बदलते ही सीएफएससी बदल जाएगी, सीएफएससी बदलते ही लैम्डा बदल जाएगा, लैम्डा बदलते ही कलर बदल जाएगा। ये सारे कलर जो लिखे जाएंगे कब के हैं, पानी के साथ, ठीक। अब आगे सुनिए। कलर के लिए दो मेन फैक्टर हमने पढ़े थे, एक तो डीडी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर। डीडी ट्रांजिशन पे बात करते हैं बेटे। डीडी ट्रांजिशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या है, D0। इसका भी क्या है, D0, और इसका क्या है, D10। D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आर जनरली कलरलेस, कलरलेस। लेकिन अगर मैंगनीज या क्रोमियम का D0 आएगा तो वो चार्ज ट्रांसफर लगाएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, कलर दिखाएगा। तो बाकी सबके D0 D10 कलरलेस, लेकिन मैंगनीज या क्रोमियम का D0 आएगा तो कलर दिखाएगा। वो KMnO4 K2Cr27 हमने एग्जांपल पढ़े। इधर आइए, वेनेडियम। वेनेडियम की 3 स्टेट है, +2 +3 +4। लाइन से बिछा दिया पहले, लाइन से 2 3 4। अब याद करो, वो गरीब ब्लू, क्या बोला मैंने, वो गरीब ब्लू, फिर से बोलो, क्या बोलो, फिर से बोलो, किसके लिए, वेनेडियम। वो वेनेडियम वी, और कब, 2 3 4, वो गरीब ब्लू, वो गरीब ब्लू। वेनेडियम +2 +3 +4, वो गरीब ब्लू। वो इसलिए बोला ताकि वो से वेनेडियम भी आ जाएगा, वो से वायलेट भी, वो गरीब ब्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, इस केस पे आइए। क्या आपको ऑलरेडी वेनेडियम +3 का कलर बता दिया गया है, ग्रीन। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, वो तो सल्फाइड था। मैं वही कह रहा हूं, यही खेल होगा। इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नीयत से काला, कौवे जैसा काला, वो निकल का सल्फाइड था। सल्फाइड का कलर काला था। अभी यहीं पे खेल कर देंगे तुम्हारे साथ, समझ में नहीं आया क्या हो गया। क्या निकल की एक रिएक्शन लिखाई थी कि निकल +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन पानी के साथ 6 होता है। कलर भी लिखाया था उसका, एक वो क्वेश्चन कराया था 4 वाला क्वेश्चन मार्क, इसका कलर ये, इसका कलर ये, इसका कलर ये, इसका कलर ये, व्हील को यूज किया था। इसका कलर ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो, इसको पढ़ो इधर। 3 2 2, ठीक है। 322 रन, 322 रन, 322 रन बनाकर, 300
वो फिर नहीं हारा। क्या बोला मैंने? 322 रन बनाकर वो फिर नहीं। समझ में आ गई बात? यहां से भी रिलेट कर लेना, अगर कलर भूल जाओ तो वेनेडियम प्लस 3 का भी कलर है ना, ग्रीन है, और निकल प्लस 2 का भी कलर ग्रीन है। वो 322 रन बनाकर वो फिर नहीं हारा। इधर देखो, इसका कलर कल भी बताया था, आइसोमेरिज्म में भी बताया था। क्रोमियम प्लस 3 का एक्वा कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट, CrH2O6Cl3 हाइड्रेट आइसोमर पढ़ा था जब हमने, तो वहां पर इसका कलर लिखाया गया था वायलेट। इधर देखो, इधर ध्यान सुनो, याद कैसे करेंगे? क्रोमियम और मैंगनीज दोनों का +3 है, तो क्या बोलेंगे? 3 मन। क्या बोला मैंने? तीनों को करो, 3 मन, तीनों को करो वायलेट। 3 मन, तीनों को करो वायलेट। और या फिर सिंपल से याद कर लेना, करो मनवा वायलेट। पर 3 इसलिए बोल रहा हूं ताकि स्टेट याद रहे, ठीक है? 3 मन, तीनों को करो वायलेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम +2 और कॉपर +2। एक बात बताओ, कॉपर +2, कॉपर +2, कोई कंपाउंड याद आता है कॉपर का? ब्लू विट्रियोल। कौन याद आता है? ब्लू विट्रियोल। कॉपर का वाटर के साथ ही तो कॉम्प्लेक्स है, वो CuSO4 डॉट 5H2O, उसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते थे CuH2O4SO4। कौन सा कलर है? ब्लू। सेम कहानी क्रोमियम की, क्रोमियम कॉपर दोनों है ना ब्लू कलर के। आयरन पे आ रहे, इधर देखो, आयरन +2 का कलर क्या दिखाया? ग्रीन। और आयरन +3 का कलर क्या होता है? येलो। ग्रीन विट्रियोल, और यहां पर येलो कलर आता है +3 का। अब इसको याद करेंगे, ऑटो रिक्शा देखा है? किसका बना होता? लोहे का। अरे लोहे का बना होता ना। और आजकल ऑटो रिक्शा में ग्रीन और येलो कलर का कवरिंग होता है, देखा है? नहीं देखा क्या? ग्रीन और येलो, ग्रीन नीचे होता है, ऊपर होता है। ग्रीन नीचे होता है, ऊपर टापरी जो बनी होती छत उसकी क्या होती? येलो। लोहा नीचे ग्रीन, ऊपर लोहा। ठीक है, तो ये यहां तक लिख लो। अब इसके आगे जो है, कल से अपन KMnO4 K2Cr2O7 स्टार्ट करेंगे, तो कल अपना लगभग दोनों KMnO4 K2Cr2O7 कल ही कवर हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा बहुत F ब्लॉक बचेगा, तो परसों समापन कर देंगे अपन, है ना? इसका ये जो NCERT है, मैंने बोला अभी है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जाके रीड अच्छे से कर लेना एक बार।